प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कहानी कैसे लिखें, कहानी क्या है, उस विषय में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आपको हमने पहले पढ़ाया कविता लेखन, फिर नाटक लेखन कैसे करते हैं। अभी आपके सिलेबस में कहानी कैसे लिखें, कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है और कहानी में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की, नानी की मुहर इस पर है, इस लोक की प्रजा होने कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। ऐसा कहानी के बारे में हिंदी कहानीकार कृष्णा सोबती ने कहा। अब आइए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कहानी के बारे में। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है, कहानी के तत्व। आप सबने सुना होगा कि हमें हमारे दादा या नाना नानी कहानियाँ कहते थे बचपन में। दादी की कहानी या नानी की कहानी। कहानी लिखना, पढ़ना और सुनना हर सभी को अच्छा लगता है, विशेषकर कहानी सुनना। कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। कहानी क्या है? अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी है और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहते हैं। कहानी में क्या होता है? कहानी किसी घटना से संबंधित होती है, एक घटना जो कि संपूर्ण घटना। इसमें किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा यानी वर्णन होता है कि कहानी में किसी घटना, पात्र या एक समस्या का क्रम से एक विवरण होता है, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मक हो, आपस में संवाद हो और कथा का धीरे धीरे विकास होता है और अंत में उसका निष्कर्ष निकलता है, चरम उत्कर्ष हो, क्लाइमेक्स हो का बिंदु हो, उसे हम कहानी कहते हैं। वास्तव में कहानी हमारे जीवन में इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता और सुनाता है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला कहता है कहानी मत सुनाओ, सीधे सीधे अपनी बात दो। इसी तरह सुनने वाला कहता है कहानी न सुनाओ, जल्दी से बताओ कि हुआ क्या है। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभव को जानने की एक प्राकृतिक इच्छा है। अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं, और इस सुनना और सुनाने की इस प्रक्रिया में कहानी का जन्म होता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं करते हैं। जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है, ये उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कला का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे, जो कथा कहते थे कहानियाँ सुनाते थे, कथा कहने वाले कहानियाँ सुनाते थे। किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध यानी किसी से बदला लेने की भावना, प्रतिशोध के किस्से सुनाए जाते थे। हैं? इतिहास में दो राजाओं के युद्ध की कहानी, कोई घटना, या फिर एक दूसरे से बदला लेने का, महाभारत की कथाएं आदि इसमें मुख्य है। सुनते सुनाते उसमें कल्पना का सम्मिश्रण भी सुनाए जाते थे। मानव स्वभाव का एक गुण कल्पना भी है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा कहानियाँ सुनाते सुनाते उनमें
कल्पना का सम्मिश्रण भी होने लगा। लोग अपनी इमेजिनेशन के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर कहने लगे, क्योंकि प्राय मनुष्य वह सुनना चाहता है जो उसे प्रिय है। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों न जाए, लेकिन यदि वह नायक है तो हम ये सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो अगर कहानी का कोई मुख्य पात्र या नायक हार जाता है तो उसकी गरिमा को और महत्व को दिखाने के लिए उसमें कल्पना का मिश्रण किया जाता है कि किस तरह से वह बहादुरी से लड़ा और बहादुरी से लड़ते लड़ते अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उसने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह से कहानी अंत में एक अच्छा उद्देश्य देकर जाती है, एक अच्छा संदेश हमको देकर जाती है। नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की सब प्रशंसा करेंगे और उसे इनाम देंगे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है दादी नानी की कहानियाँ। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए थी कि इसमें बड़ा संचार का कोई और माध्यम नहीं था। पहले लिखित संचार का कोई माध्यम नहीं था, तो लोग मौखिक रूप से एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे और प्रसिद्ध कथावाचक भी होते थे जो ऐतिहासिक, पौराणिक या वीरतापूर्वक कहानियाँ लोगों को सुनाते थे। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानियों का सहारा लिया। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो धर्म प्रचारक है, उपदेशक है, उन्होंने कहानी कहने का सहारा लिया। यही नहीं बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का उपयोग किया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद है। पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। इस तरह से आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया जो आगे चलकर और विकसित हो गया। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी के प्रमुख जो तत्व है उसमें हम कहते हैं कथानक। कथानक यानी उसका विषय, उसका जो ढांचा है, उसकी रूपरेखा है। कहानी कहाँ से, जहाँ से शुरू होकर और जहाँ खत्म होती है वो उसकी एक शारीरिक संरचना, कथानक को कहानी का शरीर भी हम कह सकते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कथानक है क्या? कहानी का एक संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख होता है। जहाँ से कहानी शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है, जहाँ अंत होती है, वो सारा प्रारूप उसमें कथानक में रहता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है। इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी शॉर्ट में लिखा जा सकता है। घीसू, उसमें इस कहानी को दिया है कि घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही थी। कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भूनकर खाने की तैयारी कर रहे थे। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है और दोनों के पास उसका कफन खरीदने के पैसे नहीं है। वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग भी पैसे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं। तो इस तरह से ये शुरू से अंत तक ये कफन कहानी का कथानक हो गया। शुरू से अंत तक जिसमें सारी घटनाएं संक्षिप्त रूप से आ जाए। ये विस्तृत भी हो सकता है, ये संक्षिप्त भी हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। उसी तरह जैसे हम मकान बनाने से पहले एक बहुत प्रारंभिक नक्शा कागज पर बनाया जाता है और उसी के हिसाब से फिर मकान बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से कथानक भी कहानी का एक शारीरिक संरचना हम उसकी कह सकते हैं, उसका एक लघु रूप होता है। कहानी का कथानक आमतौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी
अनुभव या कल्पना के कारण होता है और वो उसके दिमाग में रहता है। कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है और कभी कथानक का एक सूत्र आता है, केवल हिस्सा, केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई एक पात्र कथाकार को आकर्षित करता है। उसके बाद कथाकार, कहानी कहने वाला उसे विस्तार देने में जुट जाता है। या कोई मान लो एक छोटा सा बात उसके हाथ में लगी, फिर वो अपनी कल्पना के आधार पर उसको पूरा कहानी के रूप में ढालता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है। विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। पर ये समझना बहुत जरूरी है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। वह ऐसी कल्पना होती है जो समाज में उस पर कुछ घटित हो। ऐसी कल्पना नहीं होती जो असंभव हो, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो। कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है, इसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है। ये सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है। इसके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है। यानी कि उसके पास कहानी, कथानक का पूरा कहानी का हिस्सा नहीं है, कथानक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है, तो भी वह कहानी के परिवेश से, घटनाओं के आधार पर, अपनी कल्पना के आधार पर उसको इस तरह से उसका क्रमिक विकास करता है कि वो एक छोटा सा अंश एक पूर्ण अंश में बदल जाता है। विचार करता है और एक सा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो, लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। उदाहरण के लिए लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। मानो एक लेखक ने, एक कथाकार ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। जानकारी मिली कि ये मरीज पिछले एक सप्ताह से लगातार आ रहा है, पर अभी तक उसे ये मौका नहीं मिल सका कि डॉक्टर को दिखा सके। इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्र हो जाएगी। अभी उसके सामने सिर्फ एक अस्पताल के बाहर एक रोगी है जो 6-7 दिन से लगातार वहाँ पर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर उसको देख नहीं रहे। तो एकमात्र उसको एक दिमाग में एक सूत्र आया, एक अंश आया कि ये इतनी सी चीज़ उसने देखी, उसके आधार पर फिर वह अस्पताल में डॉक्टर क्यों नहीं देख रहे, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, उन सबको अपनी कल्पना के आधार पर, पात्रों को आधार पर वहाँ एक कथानक पूरा सेट तैयार कर लेता है दिमाग में और फिर उसको लिखता है और उसके पीछे एक उद्देश्य भी छोड़ता है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य है। इसके साथ ही वह अपना उद्देश्य भी तय करेगा। क्या वह अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है या वह केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा? क्या वह इस मानवीय त्रासदी को वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को जोड़कर कथानक तैयार करेगा? तो इस तरह से उसको कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, कोई भी ऐसी जानकारी हो, कोई भी उसके दिमाग में कोई ऐसा अनुभव आया, उस अनुभव को अपनी कल्पना के आधार पर पात्रों के माध्यम से उसको सजाकर, उसको विस्तार देकर वह कहानी लिख देता है। आमतौर पर कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत, ये तीन होता है। कथानक के तीन चीज़ होती है, प्रारंभ, मध्य और अंत। अर्थात कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक न केवल आगे बढ़ता है, बल्कि उसमें द्वंद्व के तत्व भी होते हैं जो कहानी को रोचक बनाए रखते हैं। द्वंद्व के तत्वों से अवगत की परिस्थितियों में इस काम के वास्ते रास्ते में वह बाधा है और वह बाधा समाप्त हो गई। मतलब बीच बीच में काम आसानी से नहीं, बीच में बाधा भी आए। सकारात्मक, नकारात्मक, हार लाभ, जो भी द्वंद्वात्मक स्थितियाँ हैं, एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। सामान्य परिस्थिति के अलावा उसमें विपरीत परिस्थितियाँ भी होती है। विपरीत परिस्थितियों के साथ फिर सामान्य परिस्थितियाँ होती है। तो अच्छी बुरी परिस्थितियाँ उसमें होती है, तो वो एक द्वंद्व पैदा करता है जिससे कहानी में रोचकता पैदा होती है कि अब क्या होगा आगे। ये बाधा समाप्त हो गई तो आगे कौन सी बाधा आ सकती है? या हो सकता है कि एक बाधा के समाप्त होने पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाने के कारण कथानक पूरा हो जाए। कथानक की पूर्णता की शर्त ये होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती है। अर्थात कहानी में अंत में जो होता है वो क्लाइमेक्स होता है कि अब क्या होगा, और एक अंत में उसकी एक चरम सीमा होती है और एक नाटकीय ढंग से कहानी खत्म हो जाती है। क्लियर, समाप्त हो जाए। अंत तक
उसे कहानी में रोचकता बनी रहनी चाहिए। ये रोचकता द्वंद्व के कारण ही बनी रह पाएगी। इस तरह से कहानी में एक द्वंद्व तत्व होता है जो कि उस कहानी में रोचकता को बनाए रखता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हर घटना, पात्र, समस्या का अपना देश, काल और स्थान है होता है। कथानक का स्वरूप जानने के बाद कहानीकार कथानक के देश, काल तथा स्थान को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि ये कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए बहुत आसान। देश, काल यानी परिवेश, कहानी का ऐसा परिवेश हो। अस्पताल पर आधारित कहानी लिखनी है तो उसमें अस्पताल आदि के सीन ये सब उसी के अनुरूप शब्द आने चाहिए। ऐसा नहीं है हम अस्पताल पे कहानी लिखने जा रहे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कर रहे हैं, तो उस कहानी के अनुसार परिवेश, वातावरण भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि अस्पताल का कथानक है तो अस्पताल का पूरा परिवेश, ध्वनियाँ, लोग, कार्य, व्यवहार, लोगों के पार्श्विक संबंध, नित्य घटने वाली घटनाएं आदि का जानना आवश्यक है। लेखक जब अपने कथानक के आधार पर कहानी को विस्तार देता है तो उसमें इन सब जानकारियों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कहानी लिखते समय सबसे पहले उसमें कथानक होना चाहिए। कथानक को रोचक बनाने की उसमें द्वंद्वात्मकता होनी चाहिए, द्वंद्व होनी चाहिए, और उसके अनुसार परिवेश या वातावरण होना चाहिए। ऐसी जानकारी लेखक को होनी चाहिए। बाकी कहानी लिखने के लिए और आगे क्या तत्व है वो हम बाकी कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।